Very good morning, dear learner. Welcome again to my YouTube study channel. Dear student, आज हम 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आज हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज एक्चुअली गैल्वेनोमीटर। उसके बाद गैल्वेनोमीटर है तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारा क्या है और वो किस तरीके से बना, उसकी कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसकी वर्किंग एंड थ्योरी हम स्टडी करेंगे, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से उसमें रीडिंग हम नोट कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है और जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है वो क्या होती है और सेंसिटिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है। सेंसिटिविटी के टाइप्स के बारे में भी हम सीखेंगे कि कौन सी तरह की सेंसिटिविटी होती है और उन सेंसिटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। फैक्टर ऑन विच सेंसिटिविटी डिपेंड्स। देन लास्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए मेरे साथ में। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियो है उनका प्रॉफिट आपको मिल सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कितने वीडियो अपलोड करता हूं, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो डियर स्टूडेंट, चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली गैल्वेनोमीटर। तो हमारे डेली रूटीन में जो है हम एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर ये सब पढ़ते हैं और हमारे लेक्चर में हम कंटिन्यूअसली ये सारी चीज वन बाय वन अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में होता क्या है और ये क्या क्या कर सकता है। गैल्वेनोमीटर सो गैल्वेनोमीटर जनरली एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम आता है, हमारे बहुत ही स्मॉल करंट, जनरली माइक्रो एम्पियर में करंट हो उसको मेजर करने के काम में आता है। ठीक है। सो ए डिवाइस यूज टू मेजर एंड डिटेक्ट very small current generally in microamperes. ओके। सो गैल्वेनोमीटर को बाद में हम एमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से करंट को अगर हम एम्पियर में है तो उसको कैसे रीड कर पाएंगे। सो गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बना सकते हैं। ठीक है। गैल्वेनोमीटर से ही हम वोल्टमीटर बना सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर डिटेक्ट करता है, उसकी डायरेक्शन बता सकता है हमें कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो ये जो करंट होता है वो जनरली माइक्रो एम्पियर्स में होता है। अच्छा, ये हम जो स्टडी कर रहे हैं डीसी करंट गैल्वेनोमीटर है। एसी करंट गैल्वेनोमीटर, इस पे हम अगर बात करें तो एसी जो गैल्वेनोमीटर होता है वो खास करके हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है, यानी हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है। उसका ये फंडा हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम ये डीसी गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। गैल्वेनोमीटर आपको ये समझ आ गया होगा गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में क्या है। ठीक है। और काम आपको पता ही है क्या काम आता है। तो भाई हमारे सबसे पहले जो है गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में दिखता कैसा है। ठीक है। आप अपने लैब में देखोगे तो जनरली लैब में जो गैल्वेनोमीटर आपको नजर आता है कुछ ही शेप का। ठीक है। ऐसे गैल्वेनोमीटर आपको नजर आएगा, उसमें नीडल जो है इस तरीके से रोटेट करती है। हम सिर्फ यहाँ नीडल को देख करके ही अंदाजा लगाते हैं कि भी इतनी वैल्यू पे आ गया तो करंट इतना है, बट एक्चुअली में बना कैसे है वो हम समझते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम एक रेडियल फील्ड तैयार करेंगे। रेडियल फील्ड क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये मान लो एक रेडियल फील्ड मैंने बना लिया। ठीक है। यहां पे हमने
सपोज करो ये नॉर्थ पोल है और इधर आपने साउथ पोल ले लिया, ठीक है। थोड़ा कनकेव शेप की हमने मैग्नेट यूज की है। और इसी के अंदर एक पाइवेटेड हमारा जो है कॉइल होती है, ठीक है। इस कॉइल के बारे में भी बताएंगे किस टाइप की कॉइल है, बट एक बार जो है रफ हम फिगर बना रही हैं, ठीक है। और वो फिगर जो है इस टाइप का मैं बना देता हूं। ये कॉइल है, इस टाइप में कॉइल है, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से बनाएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और इधर जो है साउथ में ठीक है। अब इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, उस स्प्रिंग के बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज जो है एक दूसरे से बेस्ड है, कैसे जो है ये काम करता है। ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पे हमारे पास रीडिंग नोट करने के लिए एक स्केल बना होता है, ठीक है। यहाँ रीडिंग नोट करने के लिए स्केल बना होता है, और वो स्केल भी हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप में स्केल है। ठीक है, स्केल है और ये पॉइंटर है। ये पॉइंटर जो है कॉइल जैसे जैसे रोटेट करेगी वैसे वैसे ये रीडिंग हमें देगा, ठीक है। इसका बेसिक फंडा जो है यही है। यहां हमने बीच में सॉफ्ट आयरन लिया है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर ये कॉइल बाउंड कर रखी है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है, ओके। तो ये एक्चुअल में हमारे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए हम जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाए हैं, ये एक मैं रफली दूसरी तरीके से भी बना देता हूं थोड़ा, ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छे से कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो मैग्नेट हमने यूज की, मैं आपको हर तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से समझ आ जाए आपको, ठीक है। फिगर दोनों तरह का बना देता हूं, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। ये मैग्नेट है यहाँ पे, ठीक है। और ये कॉइल है, ठीक है, जिसको हमने सॉफ्ट आयरन के ऊपर बाउंड किया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया कनकेव शेप में, साउथ, और ये नॉर्थ हो गया, ठीक है जी। और इस टाइप में ये एक हमने एक रफ कह सकते हो कि मैंने फिगर बनाया है, ठीक है। यहाँ पे
टर्मिनल्स लगे हुए हैं T1 और लेट्स सपोज यहां टर्मिनल है T2, ठीक है। इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आपने कनेक्ट कर दिया। इन टर्मिनल से अटैच है ये वायर और ये वायर अटैच है इसके साथ, ठीक है। ये टॉर्जनल स्प्रिंग है, टॉर्जनल स्प्रिंग, और ये सॉफ्ट आयरन है बीच में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए एक्चुअल में यहां काम कैसे हो रहा है वो चीज समझेंगे। ये बना लो या ये बना लीजिए, दोनों ही केस में कंस्ट्रक्शन के अंदर हम अगर बात करें तो किस तरीके से ये बना हुआ है, इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि एक रेडियल फील्ड यूज किया है। रेडियल फील्ड क्या है ये आपसे पूछ सकता है, और क्यों यूज किया रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड से हमारा मतलब है जो हमने कनकेव शेप के मैग्नेट यूज किए हैं इसको हम रेडियल बोल रहे हैं, इसको शार्प एज का यूज नहीं किया है। रेडियल कनकेव शेप की मैग्नेट हमने यूज की। इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि अगर आप याद करें टॉर्क हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था mb साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। अगर अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट लेक्चर जिन्होंने अटेंड नहीं किया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लास्ट लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो mb साइन ऑफ अल्फा, और यहां पे जो अल्फा एंगल है ये नॉर्मल, यानी जो कॉइल है हमने जो कॉइल ली है इस कॉइल का जो नॉर्मल होगा और मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच में एंगल, ठीक है। अगर हमारी कॉइल जो है एग्जैक्टली इस तरीके से आ जाए, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और ये हमारा जो कॉइल है इसका नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में और फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो एंगल अल्फा है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे केस में अगर 0 तो टॉर्क भी 0, यानी कॉइल अगर इस सिचुएशन में आके रुक गई तो अब जो है टॉर्क 0 हो गया, इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम रहे, मैक्सिमम टाइम टॉर्क किसी भी टाइम पे 0 ना हो, यानी ये जो अल्फा है ये हर केस में 90 डिग्री रहे, इसीलिए कुछ इस टाइप का हमने फील्ड बनाया है, रेडियल फील्ड बनाया है। सो ये जो अल्फा एंगल है ये अल्फा एंगल रेडियल फील्ड में कितना रहेगा, 90 डिग्री, सो दैट टॉर्क कितना रहे, मैक्सिमम, यानी mb, या इसी को हम लिख सकते हैं NIAB, ठीक है। NIAB, n क्या, NIA क्या है, m, NIA ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो रेडियल फील्ड इसलिए यूज करते हैं, ये मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। रेडियल फील्ड यूज करने के पीछे हमारा मकसद क्या है कि हमारा जो टॉर्क है वो किसी भी तरीके से 0 ना हो। अगर टॉर्क 0 हो गया तो हमारी जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कॉइल का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होने पे उसमें टॉर्क 0 होगा और वो जो है आगे रोटेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो वहां आगे रुक गई तो उसमें हम उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब। तो अब रेडियल फील्ड का कंसेप्ट अपने को क्लियर हो गया। फिगर में जो चीज नजर आ रही है वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है, ठीक है। स्केल है, स्केल को कैसे मेजर यूज करते हैं। स्केल जो है हमारा I इज इक्वल्स टू IG इज इक्वल्स टू, एक बार हम स्केल के बारे में बता देता हूं। देखिए ये क्या है, एक स्केल है जिसमें करंट कैसे मेजर करेंगे हम। हमारे पास में फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है और एक होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम जो करंट मेजर करेंगे वो N इंटू IG होता है, N इंटू IG। तो I क्या है, जो भी करंट होगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट हम जिसको बोल सकते हैं, जो हमें शो करेगा गैल्वेनोमीटर करंट, ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट। और N यहां पे मैंने लिया नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने डिवीजन, ठीक है। और IG क्या है, इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट कह सकते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। या फिगर ऑफ मेरिट से हमारा मतलब है, फिगर ऑफ मेरिट से हमारा मतलब है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, पर यूनिट डिवीजन, पर यूनिट डिवीजन। यानी एक डिवीजन अगर रोटेट करती है पॉइंटर, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना है उसको हम बोलते हैं
फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट। तो ये समझ आ गया होगा। इस पे भी कई बार छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाता है। और कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लिया कि फिगर ऑफ मेरिट, भाई हमारे पास स्केल पे रीडिंग है 1 2 3 4 5, यहां पॉइंटर आ गया। ठीक है, यहां पॉइंटर आ गया। और फिगर ऑफ मेरिट अगर इसका मान लिया हमें दे रखा है कि 0.5 माइक्रो एम्पियर है, 0.5 माइक्रो एम्पियर। अब कितने डिवीजन गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 या 5 जितने भी है। अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, n इंटू आई जी, यानी 5 इंटू 0.5 और 2.5 माइक्रो एम्पियर करंट। तो इस तरीके से स्केल पे रीडिंग लिखी होती है इस फॉर्मूले के बेस पे। तो कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। मेरा मकसद यहां पे सिर्फ टॉपिक आपको पूरा करवा दूं वो नहीं है। तो चीज जो है जैसी है उससे हटके बेसिक जो भी फंडा यूज हो रहा है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ जी, अब देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर और क्या लगा हुआ है। यूनिफॉर्म फील्ड आपने जो रेडियल फील्ड यूज किया है उससे, उसके बाद इसमें एक स्प्रिंग यूज किया गया। ये जो स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग यहां देख रहे हो, वही स्प्रिंग ये है, टॉर्जनल स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को हम टॉर्जनल स्प्रिंग या इस स्प्रिंग का एक और नाम देते हैं फॉस्फर ब्रोंच। इसको फॉस्फर ब्रोंच स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, हेयर स्प्रिंग भी बोल सकते हैं इसको, हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग या फॉस्फर ब्रोंच। इसको यूज करने के पीछे क्या फायदा है हमारा, देखिए इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये स्प्रिंग एक तो क्या है कि करंट की कनेक्टिविटी बनाए रखा हो, कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमने यूज किया। दूसरा इसका फायदा क्या है कि रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा। भाई पॉइंटर जो है इसमें घूम के कुछ आगे चली गई, अब जीरो करंट हो तो वापस भी आनी चाहिए, तो यानी इसमें रेस्टोरिंग टॉर्क भी लगना चाहिए ताकि हमारी जो नीडल है वापस घूम करके जीरो पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो ये टॉर्जनल स्प्रिंग का दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है कि इसका जो हम पढ़ेंगे, इसका एक जो है रेस्टोरिंग टॉर्क के की वैल्यू जो है पर यूनिट ट्विस्ट वो स्मॉल है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक तो क्या है, इसको सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है, हमारी कॉइल को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट कर रहा है, और तीसरा काम इसका क्या हो गया कि कनेक्टिविटी, करंट की कनेक्टिविटी बनाए हुए है। ठीक है, और ये टर्मिनल्स हो गए T1 एंड T2, इनसे आपने करंट ले लिया। तो ये फिगर आप ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा और उसका सिंप्लीफाई बना दिया कि इस तरीके से ऑपरेट होता है। ये जब घूमेगा, इसके घूमने से इसी के साथ में अटैच होता है पॉइंटर, तो ये पॉइंटर भी घूमेगा स्केल के ऊपर और हमें रीडिंग पता चल जाती है। तो ये बेसिक इसकी कंस्ट्रक्शन है। चलो इसकी अब हम बात करते हैं वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग एंड थ्योरी, अब जो पॉइंटर आपको दिख रहा है वो किससे अटैच है, कॉइल से अटैच है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो हमें पता है इसके ऊपर रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है, सॉरी इस पे टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क क्यों जनरेट होता है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ अल्फा। यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम है तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी कह सकते हैं, या NIAB। इतना टॉर्क जनरेट होता है जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा। वो डिपेंड करेगा भी करंट कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही टॉर्क जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा वो रोटेट करेगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करें, भाई ये रोटेट तो कर गई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी कॉइल रोटेट कर गई, लेकिन इस रोटेशन को वापिस जो है उसी पोजीशन में कौन लेके आएगा, कोई रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होना चाहिए। तो इसमें जो स्पाइरल स्प्रिंग हमने यूज किया है, इसमें इसका काम जो है यही रहेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे आपने लीनियर फोर्स कांस्टेंट आपने फोर्स पढ़ा होगा, रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं माइनस ऑफ KX। के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे टॉर्क के लिए हम लिखेंगे माइनस के थीटा, माइनस के थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, यहां डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि रोटेशन हो रही है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये स्प्रिंग फैक्टर ही है, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं जिससे हमारी जो कॉइल है वो
क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी। ठीक है, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कॉइल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क किसकी वजह से, जो करंट की वजह से टॉर्क जनरेट हुआ है वो कितना है, एन आई ए बी विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं के इंटू थीटा, के इंटू थीटा। के यहां पे स्प्रिंग फैक्टर है, ठीक है, और थीटा क्या है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई कॉइल के अंदर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और करंट जो हमने फ्लो करवाया उस करंट की वजह से इसमें जो टॉर्क जनरेट हुआ वो था एन आई ए बी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है इसमें करंट का मैग्नीट्यूड, और ए इसका एरिया, जो कॉइल हमने यूज किया इसका एरिया, और बी मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है वो। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के बैलेंस होते हैं। और अगर हम यहां से करंट की वैल्यू देखें, वो करंट की वैल्यू डिपेंड करती है के डिवाइड बाई एन ए बी। ठीक है, एन ए बी इंटू थीटा। अब ये जो फॉर्मूला आया है निकल के, इसको मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू जी इंटू थीटा। जी यहां एक कांस्टेंट हो गया, क्योंकि के जो है स्प्रिंग फैक्टर है वो भी फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, एरिया फिक्स है, और मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया वो भी कांस्टेंट है, फिक्स है। सो बेसिकली यहां से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, दैट इज द करंट flows through the galvanometer is directly proportional to the deflection produced. ठीक है, सो यानी जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रही है, इसका मतलब करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहां पे जो जी आया है, जी अब क्या है, ये जी जो हमने यूज किया है कैपिटल जी विच इज इक्वल्स टू सॉरी के डिवाइडेड बाय एन ए बी। सो ये क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, सॉरी, इसको हम नाम देंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो हमारा जो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है डिफ्लेक्शन के साथ, यानी जितना ज्यादा करंट आएगा, गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा करंट आएगा डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा देगा हमें। ठीक है, डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा देगा, यानी थीटा उतना ही ज्यादा होगा। तो ये इसी फंडे पे काम करता है। ठीक है, तो इसी फंडे पे ये काम करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड मैंने यूज किया था फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट एक्चुअल में यही है, इसको आप फिगर ऑफ मेरिट भी कह सकते हो। इसी को आप फिगर ऑफ मेरिट देखिए, ये जो फैक्टर है आई डिवाइड बाय थीटा आएगा। ठीक है, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन आई डिवाइडेड बाय जी। तो हम इसको फिगर ऑफ मेरिट भी बोल सकते हैं, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट, यानी एक डिफ्लेक्शन पे करंट कितना होगा, फिगर ऑफ मेरिट है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट, सॉरी करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, एक डिफ्लेक्शन पे करंट कितना होगा, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, फिगर ऑफ मेरिट बोल रहे हैं। ठीक है, इसको किस में मेजर करेंगे, इसको मेजर किस में करेंगे, देखिए ये यूनिट यहां से आप बनाओगे एम्पेयर, एम्पेयर पर रेडियन। ठीक है, एम्पेयर पर रेडियन में मेजर करते हैं इसको, एम्पेयर पर रेडियन, एंगल रेडियन में मेजर करेंगे। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। डियर स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो को पॉज करके जरूर से जरूर पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। कोई कमी है तो प्लीज वो भी मैं
चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कमी को भी पूरा कर सकूं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या है, उसके बाद हमने सीखा कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, किस तरीके की होगी, कंस्ट्रक्शन हमने सीख लिया, वर्किंग थ्योरी हमने सीख लिया। अब पढ़ते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कोई गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब कहा जाएगा? जब वो कम से कम करंट के लिए भी ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, तो हम उसको बोलेंगे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर ही समझ लेते हैं इसके लिए, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ज्यादा क्लियर रहेगा, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ए गैल्वेनोमीटर which gives large deflection even for a very small current, even for a very small current। ठीक है, कम से कम करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन दी। अब लार्ज डिफ्लेक्शन कैसे मिल सकती है, ये भी हम सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं कि सेंसिटिविटी के टाइप कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी IS से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है, वही थोड़ा ध्यान रखना। करंट सेंसिटिविटी से हमारा मतलब क्या है? हम इसको ये कह सकते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी डिफ्लेक्शन कितना है विद रिस्पेक्ट टू करंट, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज दी deflection it is defined as the deflection produced in galvanometer when a unit current flows through it ठीक है, मेजर किस में करेंगे? इसको हम मेजर करेंगे मेजर्ड इन रेडियन पर एम्पेयर। जो अभी हमने कहा कि क्या है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन थीटा डिवाइड बाय करंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अब याद कीजिए जो हमारा अभी हमने जो पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि करंट की जो इक्वेशन आई थी वो कौन कौन सी फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर से करंट आया था निकल के, वो किसके पर डिपेंड कर रहा था? जी थीटा, और जी की वैल्यू क्या थी? के डिवाइड बाय NAB और इंटू थीटा, NAB डिवाइड बाय इंटू थीटा। यहां पे हम वैल्यू अगर ये पुट करें तो क्या होगा? थीटा डिवाइड बाय के थीटा और NAB, थीटा विल गेट कैंसिल, सो IS इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास NAB डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी ये भी फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला भी है। तो करंट सेंसिटिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? देखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम VS से रिप्रेजेंट करेंगे। VS, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस applied at its terminal। ठीक है,
यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट इट्स टर्मिनल्स। तो इसके टर्मिनल्स पे यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करते हैं, डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस हुआ, दैट इज, इसको हम किसमें मेजर करेंगे, ये मेजर इन रेडियन पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट में मेजर करेंगे। और फॉर्मूला जो है जैसे आपने सीखा, इसका क्या मतलब है, दैट इज Vs इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन यानी थीटा डिवाइडेड बाय वोल्टेज, जो भी वोल्टेज होगी, ठीक है। Vs और V में डिफरेंस है, Vs को हम मेजर कर रहे हैं रेडियन पर वोल्ट में, जबकि ये वोल्ट में मेजर किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आप इसको ये भी लिख सकते हो, थीटा डिवाइड बाय आई इंटू आर, ये भी लिख सकते हो। और थीटा डिवाइड बाय आई को हमने अभी अभी पढ़ा है, थीटा डिवाइड बाय आई को हमने क्या पढ़ा है, करंट सेंसिटिविटी, थीटा डिवाइड बाय आई को हमने कहा था। और इसके अलावा इसको ये भी कहा था NAB डिवाइडेड बाय K, तो ये IS होता है। तो अभी जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, IS डिवाइडेड बाय R, ये फॉर्मूला बन गया। इसके अलावा फॉर्मूला आप चाहो तो और क्या बना सकते हो, ठीक है। इस फिगर की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं यहां से। इसके अलावा देखिए, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इसके अलावा Vs कैन बी रिटन एज, Is की वैल्यू हमारे पास क्या है, NAB डिवाइडेड बाय K इंटू R, तो ये भी हो सकता है वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू, ठीक है। और इन्हीं चीज के ऊपर ही क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल आता है, बोलता है कि अगर करंट सेंसिटिविटी को इतना % इंक्रीज किया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये फॉर्मूला फॉलो करके चलिए, करंट सेंसिटिविटी को इतना % इंक्रीज कर दिया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी ना, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी मेनली किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, NAB और K, R तो गैल्वेनिक जो भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस। अब हम करंट सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये हम फाइंड आउट करते हैं। The factor on which the current sensitivity or voltage sensitivity depends, ठीक है, factors on which वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई थोड़ा सा, क्योंकि आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, उसी से हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं उनका मन जो है मोटिवेशन मिलता है उनको कि वो और अच्छी वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी डिपेंड्स। तो नंबर 1 है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। कॉइल में कितने ज्यादा टर्न्स होंगे, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्थ है टॉर्जनल कांस्टेंट, कह सकते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट, यानी स्प्रिंग फैक्टर, ये एक किस्म का ये। तो इन फैक्टर्स पे सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला था, NAB डिवाइडेड बाय सिंपली K। तो हम क्या कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज अगर करना चाहते हैं, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू कम लेनी पड़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टॉर्जनल कांस्टेंट जो है कम से कम हो, सो दैट की करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हो। तो आप जरा याद कीजिए, जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में जो नीचे टॉर्जनल स्प्रिंग था उसके बारे में इंफॉर्मेशन जब दे रहा था मैं आपको, उसकी एप्लीकेशन आप लोगों को बता रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है फॉस्फोर ब्रोंज, जो स्प्रिंग हमने यूज किया है, स्प्रिंग हेयर बोलते हैं जिसको, उसके टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि आप इस के की वैल्यू बहुत ज्यादा कम नहीं करेंगे, जितना ज्यादा कम करोगे फिर रेस्टोरिंग टॉर्क जो है कम जनरेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेस्टोरिंग टॉर्क इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है।
तो जितना के की वैल्यू आप कम करोगे तो रेस्टोरिंग टॉर्क भी कम जनरेट होगा, ये भी दिमाग में रहे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही हम इसको कम कर सकते हैं। So factor on which the sensitivity depends, number of turns, area of the coil, magnetic field, torsional constant। ठीक है, तो ये है हमारा जनरली एक गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। डियर स्टूडेंट, देखिए जो हम पढ़ रहे हैं इसको पूरे शिद्दत के साथ पढ़ो। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप यूट्यूब पे मत आइए, क्योंकि जो चीज आप अपना टाइम आज स्पेंड कर रहे हो यहाँ, वो टाइम कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल रहेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, कुछ फायदा होगा उसका। और नॉलेज गेन की हुई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं और बेसिक फंडा क्लियर करे, ऐसी वीडियो लेके आऊं। टॉपिक पूरा कवर करें, सिर्फ ये हमारा मकसद नहीं है। आपका कोई पॉइंट लूज ना रह जाए किसी जगह पे। कोई टॉपिक कवर हम कर रहे हैं साथ में, लेकिन टॉपिक में कोई बेसिक फंडा है, कोई कंसेप्ट है जो पीछे +1 का है, तो भी हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो आप लोगों को पढ़ाएं, ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बना रहे। हाँ जी, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज क्या है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले तो हम पहली एडवांटेज की बात करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो सबसे पहली एडवांटेज है वो है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, यानी डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। जो स्केल है वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, जो इसका स्केल है वो इस पे इजीली हम लीनियर स्केल की हेल्प से ही हम इसको, मतलब लीनियर स्केल ही आप बना लोगे तो उसी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब थीटा पर सेकंड, यानी थीटा जो है कितना इंक्रीज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में करंट कितना इंक्रीज होगा, इजीली आपको पता चल जाएगा। लीनियर स्केल जो है इजीली बन जाता है जब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन है, पहली एडवांटेज इसकी। ठीक है, और जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज, कैन बी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज करेंगे ये आपको पता लग गया होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, एरिया इंक्रीज करके, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके, ठीक है, टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू कम करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसकी सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, इसकी जो एडवांटेज है इसको हम किस में यूज कर रहे हैं। ये जो मैग्नेट यूज की है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसका क्या फायदा होगा भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से अगर मान लिया कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में हमारी कॉइल है, अब अगर कोई एक्सटर्नल यहां पे मैं कोई और मैग्नेट लेके बैठा हूं, ये मैग्नेट इसको ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये है, यानी जो हमारी जो नॉर्मल मैग्नेट हमने इसमें यूज की है, जिसके अंदर हमारी जो कॉइल रोटेट कर रही है जिस फील्ड के अंदर, इस मैग्नेट के अलावा कोई एडिशनल मैग्नेट इसके आसपास में रखी है हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, आसपास में इसके, तो ऐसे में ये मैग्नेट इसकी मूवमेंट को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हमने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिया है। तो मोस्टली इसकी एक ये एडवांटेज है। ठीक है, पावरफुल मैग्नेट हमने यूज किया है। एक और इसकी इंपॉर्टेंट हम एडवांटेज समझते हैं, एडी करंट। ठीक है, इस कॉइल के अंदर क्या बनता है, एडी करंट बनता है। अब ये एडी करंट क्या होता है, देखिए एडी करंट का कंसेप्ट हम आने वाली नेक्स्ट यूनिट में हम सीखेंगे। एडी करंट जनरली एक ऐसा करंट होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस करंट हम इसको बोल सकते हैं। बल्क पीस, जो आपने जो सॉफ्ट आयरन लिया है जिसके ऊपर आपने कॉइल को बाउंड किया है, ठीक है, अब क्या है कि ये सॉफ्ट आयरन और ये कॉइल जो है इसके अंदर रोटेट कर रही है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
जब रोटेट करेगी तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस आयरन वो क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसके अंदर चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें क्या बनता है, इस बल्क पीस के अंदर करंट जनरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एडी करंट। अब ये एडी करंट इसमें हेल्पफुल कैसे है, ये इसलिए हेल्पफुल है जैसे ही नीडल को रोटेट करेगा तो एडी करंट हमेशा अपोज करने वाला होता है, तो ये नीडल जो है वाइब्रेशन नहीं करेगी ज्यादा देर, तो ये आते ही आके इसकी डेड बीट गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, तो ये जैसे ही रोटेट करके यहां आएगी तो इसकी वाइब्रेशन को एकदम से रोक देगा। ठीक है, ये काम करता है एडी करंट। तो ये कुछ एडवांटेज है। सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, इस पे बेस्ड है, इसीलिए लीनियर स्केल से बनाने से काम चल जाता है। दूसरा, सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा जो है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने यूज किया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर यूज की है तो उससे क्या होगा कि बाहर इस गैल्वेनोमीटर के बाहर कोई अगर मैग्नेट आपने रखी है, उस मैग्नेट से हमारे कॉइल की डिफ्लेक्शन पे इफेक्ट जनरली नहीं आएगा या फिर बहुत न के बराबर आएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एडी करंट जनरेट होता है। एडी करंट मैंने बताया कि जो बल्क पीस है आयरन, सॉफ्ट आयरन, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेंगे या रोटेट होगा ड्यू टू इफेक्ट, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट है जिसकी वजह से ये आर्मेचर या कोई कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है इसमें ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो क्या जनरेट करेगा, इसमें करंट, इस बल्क पीस के अंदर करंट जनरेट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एडी करंट। और ये एडी करंट हमारे गैल्वेनोमीटर को डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाता है, यानी नीडल जो है वाइब्रेशन करती नहीं रहेगी। तो ये कुछ एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, डिसएडवांटेज जो है वो क्या है, एक बार जो सेंसिटिविटी बन गई वो सेंसिटिविटी फिर हम जल्दी से चेंज नहीं कर पाते। यानी हमारा गैल्वेनोमीटर आपने बना दिया, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हो आप, एरिया इंक्रीज करना, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना है, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे फैक्टर कहां है, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर है। सारे फैक्टर कहां आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर। डिसएडवांटेज, तो एक बार जो सेंसिटिविटी बन जाएगी वो सेंसिटिविटी आप बाद में चेंज नहीं कर पाते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को खोलना पड़ेगा और उस कॉइल को निकालना पड़ेगा, उसका एरिया रिड्यूस करना, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा करने। ठीक है, ये सारी चीज जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज्यादा करना मतलब गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है आपको सीधे सीधे, एरिया कम ज्यादा करना तो भी वहां पे ही जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेट को आपको कम यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है तो मैग्नेट चेंज करनी पड़ेगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है तो भी मैग्नेट आपको चेंज करनी पड़ेगी। टॉर्जनल कांस्टेंट के स्प्रिंग आपने जो यूज कर रखा है उसको हटा के दूसरा स्प्रिंग लगाना। तो ये सारे फैक्टर क्या है, तो एक बार सेंसिटिविटी जो बन गई उसको हम सेंसिटिविटी को चेंज नहीं कर पाते, सेंसिटिविटी कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका है वो ये है कि इसकी एक जो मेजर डिसएडवांटेज ये भी है कि जितना करंट ये मैक्सिमम मेजर कर सकता है, यहां तक फुल डिफ्लेक्शन जो भी करंट मेजर कर सकता है, फुल डिफ्लेक्शन करंट यानी जिसमें फुल डिफ्लेक्शन जो देता हो, कोई पर्टिकुलर करंट के लिए फुल डिफ्लेक्शन जितना भी देता हो, ये मैक्सिमम करंट है मान लिया जो ये मेजर करेगा। इस करंट से हल्का सा भी करंट अगर ज्यादा आ जाए तो ये गैल्वेनोमीटर जल जाता है। जलने का मतलब क्या चीज जलता है, जो मैंने स्प्रिंग यूज किया था, ठीक है, फॉस्फोर स्प्रिंग, स्प्रिंग हेयर जिसको बोलते हैं, ये जल जाता है। ठीक है, इसकी कवरिंग जल जाती है। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है इसकी। ठीक है, ये दो डिसएडवांटेज है मेनली इसकी। तो पहली क्या है, सेंसिटिविटी को चेंज करना इजी नहीं है। ठीक है, सेंसिटिविटी कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि पर्टिकुलर वैल्यू से करंट अगर ज्यादा आ जाए तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकता है, जला सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो टॉपिक, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा। और भैया देखो, बहुत तकरीबन हमने जो है 40-45 मिनट आपको पढ़ाया है और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का कंसेप्ट है वहां पे हमारा न्यूमेरिकल भी बनता है, न्यूमेरिकल जरूर देखना। अगर किसी का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं। फिर कोई क्वेश्चन जो है नहीं आता है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। और मेरी फेसबुक आईडी है, वहां पे भी मुझे आप सेंड कर सकते हो, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में गिवन है उसका लिंक। तो डियर स्टूडेंट, मेरी कोशिश ये है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे सकें आपको, ठीक है। यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो बनाना, पैसे अर्न करना ही मकसद नहीं है। हम जो किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट हो और कंप्लीट हो। कंप्लीट हो मतलब उसमें कोई कमी ना हो। और डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप अगर मेरे चैनल पे सिर्फ वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इस वीडियो का लिंक अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, ताकि उसका थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी मिल जाए। और इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।